हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इस ऑथेंटिक बुक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें हमारा अध्ययन अब आधुनिक काल में काव्य खंड की नई धारा में चल रहा है, जिसमें हम प्रकरण 3 के अंतर्गत द्वितीय उत्थान के काव्य को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कवि और उनकी रचनाओं को। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी, वह कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जो स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ और उसका विकास हुआ, उसके विषय में बता रहे हैं। तो क्या परिस्थितियां रहीं और किस परिस्थिति में स्वच्छंदतावाद सामने आया और किन किन कवियों का योगदान रहा उसको लाने में, तो यही यहाँ पर आचार्य शुक्ल बता रहे हैं। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे देखकर यह भी समझ लेना चाहिए कि जब रीतिकाल का अंत हुआ या भारतेंदु काल का जब अंत हुआ, उस समय हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी, सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन, प्राचीन रोमियो की भाषा रही। बहुत दिनों तक सारे यूरोप में वह कौन सी भाषा रही पढ़ने लिखने के लिए? लैटिन। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। फ्रांसीसियों के प्रभाव से जो इंग्लैंड की काव्य रचना थी, इंग्लैंड में जो काव्य रचना होती थी, वो भी लैटिन के प्रभाव में जकड़ने लगी, लैटिन की रूढ़ियों में जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा और इसी भाषा की जितनी पद्धतियां थीं, उन सबका अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियां, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। किस भाषा के अनुरूप? लैटिन भाषा के अनुरूप। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न हो गया। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से, जो अंग्रेजी काव्य था वो विदेशी काव्य और उसके साहित्य की रूढ़ियों से इतना जकड़ चुका था कि उसके देश की, उसके अपने देश की जो परंपरागत स्वाभाविक भावधारा थी, उससे वो अलग हो गया था। वो लैटिन के प्रभाव में ही आ गया था। जबकि इंग्लैंड में जनजीवन और था, वहाँ की जनता की भाषा और थी, परंतु साहित्य जो था अंग्रेजी इंग्लैंड का, वह विदेशी काव्य और वहाँ के साहित्य अर्थात जो लैटिन साहित्य था, उसकी जो रूढ़ियाँ थीं, उन्हीं में उसकी रचना होती चली गई, उन्हीं रूढ़ियों के अनुसार वो चलता चला गया। इसीलिए वो इंग्लैंड की जो मुख्य धारा थी उससे अलग हो गया। काउपर, क्रैब और बर्न्स ने काव्यधारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लोक हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक अंतर्भूमियों में ढाला। काउपर, क्रैब और बर्न्स, इनके नाम प्रमुख रूप से आते हैं। इन्होंने उस काव्यधारा को, जो कि जन रुचि से अलग हो गई थी, उसको जनता की नाद रुचि के अनुकूल, जनता के अनुकूल ढाला, मधुर लयों में और लोक हृदय के ढलाव, लोक हृदय की जो मार्मिक अनुभूतियां हैं, उन पर काव्य को ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा और अंग्रेजी साहित्य में जब इस प्रकार का बदलाव आया, इन कवियों ने जनरुचि के अनुकूल साहित्य रचना करना प्रारंभ किया और जो काव्य था उसको लोक हृदय की जो मार्मिक अनुभूतियां थी, अंतर्भूमियां थी, उस पर ढालना शुरू किया। तो ये पहले के साहित्य से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी ढांचे पर हुआ था, लैटिन का साहित्य किस ढांचे पर था? यवनानी, यवनों के ढांचे पर। इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी। अब यवनानी जो थी, लैटिन भाषा जो थी, ये इंग्लैंड से दूर देश की भाषा थी, अतः उसका साहित्य भी वहां के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजन पद्धति से दूर पड़ता था। इसीलिए जो अंग्रेजों के संस्कार थे और उनकी जो भाव पद्धति थी, उससे वो अलग पड़ता था, उससे मेल नहीं खाता था। तब वहां पर इन कवियों के द्वारा अपने स्वयं के साहित्य की रचना प्रारंभ हुई, जो कि
अपनी जनता की रुचियों के अनुकूल थी और उनके ही भावों पर आधारित काव्य था। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियां हैं वे किसी और देश की नहीं, उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ। पर हमारे यहाँ रीतिकाल की जो रूढ़ियां चली आ रही थीं वो क्या थी, वे और जैसे कि वहाँ किसी और देश का साहित्य था जो वहाँ के साहित्य पर हावी था, परंतु अपनी जो रीतिकाल की रूढ़ियां थीं ये अपने ही देश की थीं, दूसरे देश की नहीं। बस क्या था, यहाँ पर विकास इसी देश में तो हुआ था परंतु संस्कृत के भीतर हुआ था। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है। संस्कृत काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, इसी देश का काव्य है, और उसके अनुकरण पर रचित जो प्राकृत अपभ्रंश काव्य है वो भी हमारा ही पुराना काव्य है, इसी देश में उसका भी विकास हुआ था। पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर ये पंडितों और विद्वानों के द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण स्थिर हो गया जब ये, और पंडितों और विद्वानों ने उसको एक अलग ही रूप दे दिया और उसी रूप में बंध जाने के कारण वह जनसाधारण की भावमयी जो वाग्धारा थी, जो भावधारा थी, उससे अलग हट गया। पर एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं, परंतु ये एक ही जाति के बीच एक ही देश में विकसित हुआ था, तो इन दोनों में संस्कृति प्राकृत भ्रंश किसी भी काव्य से हिंदी काव्य में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं है, मौलिक अलगाव नहीं है। अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती। अगर हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में अनुभूति की स्वच्छंदता की जो धारा प्रकृति पद्धति पर चलती, प्राकृतिक पद्धति पर अर्थात स्वाभाविक पद्धति पर चलती, अर्थात परंपरा से जो चला हुआ साहित्य था, जो मौखिक साहित्य जिसको कहते हैं, जो ग्रामीणों में लोकगीतों में प्रचलित है, उसकी मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलती, अर्थात जो मुख्य काव्य है उसमें इस मौखिक काव्य का भी समावेश होता और ये स्वाभाविक काव्यधारा चलती तो वो अधिक सजीव और स्वच्छंद होती, तो वह अपनी ही काव्यधारा होती परंतु अधिक सजीव और स्वच्छंद। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बंध जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। रीतिकाल के भीतर आचार्य शुक्ल ने बताया था कि रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से किसी और प्रकार की रचनाएं नहीं हुई, रस और अलंकारों के उदाहरण के रूप में ही रचनाएं हुई और कुछ छंदों की परिपाटी बन जाने से कि यही छंद प्रयोग किए जाएंगे, ऐसी परिपाटी बन जाने से हिंदी कविता जकड़ गई थी, जकड़ उठी थी इन्हीं इस पद्धति पर और इन कुछ छंदों की परिपाटी पर कि इन्हीं छंदों का प्रयोग होगा रीतिकाल में। तो ये कविता जो थी वो इन्हीं छंदों और पद्धतियों में जकड़ सी गई थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, परंतु आधुनिक काल के आरंभ में हरिश्चंद्र के जो सहयोगी कवि थे उन्होंने काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ा और इस प्रकार की प्रकृति भारतेंदु काल के सभी कवियों में लगभग दिखाई पड़ी। पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। नए नए विषय तो काव्य में सम्मिलित किए गए परंतु भाषा ब्रज ही रही, भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। पद्य के ढांचे, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन नहीं हुए। ये इन सब की पद्धति वही चलती चली गई। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। तो इन सब पद के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा जो स्वरूप निरीक्षण था उसमें नवीनता, उसमें स्वच्छंदता का पहला आभास पंडित श्रीधर पाठक की कविता में हुआ। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। उन्होंने जो प्रकृति के रूप वर्णन किए जा रहे थे काव्य में, अभी तक जो प्रकृति की रूप वर्णन की जो रूढ़ी चली आ रही थी उस पर ही केवल काव्य रचना नहीं की, उन्होंने अपनी आंखों से भी प्रकृति को देखा, समझा और उसको वर्णित किया। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाली मूली, मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णनों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्होंने
जो गांव में मूली, मटर जैसी फसलें होती हैं, ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से वो सामने लेकर आए काव्य में। जबकि अभी तक जो परंपरागत साहित्य था उसमें प्रकृति के इन रूपों का वर्णन नहीं होता था। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। इसलिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार अर्थात विरोध भी झेलना पड़ा था। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के कई नए ढांचे भी निकाले। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय भी निकाली और उसके उतार चढ़ाव के कई ढांचे भी निकाले कि किस प्रकार से गान में, लय में उतार चढ़ाव होता है, उसके कई ढांचे भी निकाले। और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागिनी गाना दूसरी बात। ये लयबद्ध कविता पढ़ना एक अलग बात है और राग रागिनी गाना एक अलग बात है। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, वैसे ही सुथरे साइयों के सधुक्कड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा है, तो यहां से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि ख्याल या लावनी के ढंग पर लिखी रचना कौन सी है, तो वो है श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी। या ख्याल या लावनी के ढंग पर लिखी श्रीधर पाठक की रचना कौन सी है, तो एकांतवासी योगी। और सधुक्कड़ी ढंग पर लिखी पाठक जी की रचना कौन सी है, तो है जगत सच्चाई सार, जिसकी पंक्ति यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दी है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया। जो दिव्य संगीत है, वीणा से निकलने वाला ऐसा दिव्य संगीत का वर्णन जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल ने इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया, परंतु यहाँ पर खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्यों के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य संस्कार कैसे थे? संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ, उनके संस्कार संस्कृत काव्य के संस्कारों के जैसे थे, उनको लेकर वो हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। और द्विवेदी जी का प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवहृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, और हिंदी में परंपरा से जो व्यवहृत छंद थे, जिनका व्यवहार परंपरा से चलता आ रहा था, उसके स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा, और इसी के कारण हिंदी में संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल और रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। भक्तिकाल और रीतिकाल की जो परिपाटी चली आ रही थी, उसे छोड़कर संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान गया। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिसे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे कि जो बोलचाल की सीधी सादी भाषा है उसको कविता में रखा जाए, जो लोगों की बोलचाल की भाषा है उसी को कविता में रखा जाए। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर यह आग्रह कवियों से करते रहे, जिससे क्या हुआ, इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। ये तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। ये इतिवृत्तात्मक कथानक प्रधान जो काव्य है उसका हिंदी काव्य में ढेर लगने लगा, और जो स्वच्छंदतावाद जिसकी धारा श्रीधर पाठक ने चलाई थी, उस पर विराम लग गया और इतिवृत्तात्मक रचनाएं होने लगी। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाई। आगे चलकर तृतीय उत्थान में भी
जो परिस्थिति थी उसके कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह भी स्वच्छंदतावाद की ओर नहीं जा पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने में लगे। अब बीच में जब तृतीय उत्थान में इतिवृत्तात्मकता के विरोध में जो प्रतिक्रिया उठी, वह भी जो प्रतिक्रिया थी वो स्वाभाविक जो स्वच्छंदतावाद था उसकी तरफ न जा पाई। इसी बीच में गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर की थी उसकी धूम हो गई, और उसकी धूम हो जाने से ऐसा हुआ कि जो नए नए कवि थे जो नवीनता प्रदर्शन करने के इच्छुक थे, उनमें से कुछ लोग तो बंग भाषा की जो रहस्यात्मक कविताएं थीं उनकी रूपरेखा लाने में लग गए। कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए, और कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति का अनुसरण करने लगे क्योंकि वो पाश्चात्य काव्य को ही विश्व साहित्य का लक्षण समझ रहे थे। तो ये हुआ कि जो धारा स्वच्छंदतावाद की ओर जानी चाहिए थी वह वहां ना जाकर नई नई चीजें साहित्य में लाने के तत्पर जो कवि थे वो कुछ बंग भाषा की ओर चले गए, वहां से रहस्यात्मक कविताएं करने लगे उसके आधार पर, और कुछ पाश्चात्य काव्य पद्धति पर रचना करने लगे। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ के रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। तो परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ रीतिकाल की रूढ़ियों से और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता, इन दोनों से जब कविता छूटी तो वो विदेश की जो अनुकृत रूढ़ियां हैं जो विदेश से अनुकरण की गई हैं उन रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। कई प्रकार के वाद जो विदेशों में चले वो यहाँ भी अपनाए जाने लगे। तो इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। इन्हें गिने नए कवि ही स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले, और जो गिने चुने कवि थे वो ही स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चल पाए। अन्यथा जो अपनी कविता थी वो विदेशी और बंग भाषा के अनुकरण पर चलते चलते उन्हीं की जो देश की परिस्थिति के अनुसार वाद चले, उन्हीं में हिंदी कविता भी फंसकर रह गई। और कवियों ने यह भी विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी कि उन वादों की यहाँ पर उपयोगिता है या नहीं है, उनमें कुछ परिवर्तन आवश्यक है या नहीं है। वो विदेशी काव्य को, विदेशी साहित्य को ही विश्व साहित्य समझकर उसी के अनुसार कविता करने में तत्पर हुए। अब आइए देखते हैं पंडित श्रीधर पाठक को। एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। एकांतवासी योगी लिखने के बाद पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक शांत पथिक, गोल्डस्मिथ के ट्रैवलर का अनुवाद। बाद में इनकी एक शांत पथिक भी आई जो कि गोल्डस्मिथ की रचना जो थी ट्रैवलर उसका अनुवाद थी। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रख देते थे, और अपनी मन की मौज के अनुसार कभी एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता रचते रहे। कभी कभी ये एक ही विषय का वर्णन करते थे, उसमें खड़ी बोली और ब्रज दोनों का प्रयोग कर देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम, डेजर्टेड विलेज, इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है, और उजड़ ग्राम जो है ये इनका ब्रजभाषा में लिखा है। तो यहाँ से आप या तो नोट करते चलिए या आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इन पंक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली में कविता करते थे, ये फेमस है, परंतु उजड़ ग्राम इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों का इनको अच्छा ज्ञान था, और इसलिए हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि थी वो बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पदविन्यास भी। जैसी ब्रजभाषा इनकी कोमल और सरस होती थी, उसी प्रकार का कोमल और मधुर संस्कृत पदविन्यास भी ये कर लेते थे। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे, क्योंकि इनको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सभी का बहुत अच्छा ज्ञान था।
भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी कविता में किसी भी रूप में किसी प्रकार का भद्दापन नहीं आ पाया है। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। जो इनकी प्रतिभा है उसके द्वारा ये रचना के नए नए मार्ग निकाला करते थे। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में ये नई नई बंदिशें ढूंढा करते थे। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। ये छंद देखिए, इन्होंने अपनी रुचि के अनुसार कई नए नए छंद भी निकाले। बंदी बंधाई पद्धति पर तो नहीं ही चले, पर इन्होंने नए नए छंदों की भी रचना की। जैसे यहाँ पर एक मधुर लयबद्ध छंद आचार्य शुक्ल ने उदाहरण के लिए इनका दिया है। नाना कृपान निज पान लिए, बपु नील बसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकि पारिजात मधुपान किए। छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत शोर मचावत, श्वेत श्वेत बकपात उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत। अंत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे अंग्रेजी में होते हैं इन्होंने लिखे हैं। अंत्यानुप्रास रहित जो होते हैं, बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के लंबे लंबे वाक्य होते हैं, उसी प्रकार के छंद भी इन्होंने लिखे हैं जिस प्रकार अंग्रेजी में होते हैं। सांध्य अटन का यह छंद देखिए, इनकी रचना सांध्य अटन है, उसका छंद यहाँ पर दिया हुआ है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय थे, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा, सद्य उत्फुल्ल अरविंद नव नील सुवि, शाल नव वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। ये सांध्य अटन की पंक्तियां हैं। पंक्तियों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आजकल परीक्षा में पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं और अधिकतर पंक्तियां टेक्स्ट बुक से ही दी जाती हैं, जो कि एग्जाम हॉल में बैठने पर लगती हैं कि कहाँ से पूछी गई है। विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा की इन पंक्तियों में देखिए। विश्व संचालक परोक्ष संगीत, जो विश्व का संचालन कर रहा है ऐसा परोक्ष संगीत, उसकी ओर रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा में किया गया है। उसी की पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। सभी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, पंक्तियों को आप जरूर ध्यान रखें। तो ये स्वर्गीय वीणा की पंक्तियां हैं। ये कई प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं या ये पंक्तियां श्रीधर पाठक जी की किस रचना से ली गई हैं। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है, कभी नई तान प्रेम में है, कभी प्रकोपन कभी विनय है, दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है, भरे गगन में है जितने तारे हुए हैं बदमस्त गत पैसारे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो 2 उंगलियों पर नचा रही है, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु बीड़ा बजा रही है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। ये कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। ये कई बार आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लें कि एकांतवासी योगी जो खड़ी बोली की पहली पुस्तक आचार्य शुक्ल ने कहा है वो लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी गई है। ये पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए, फिर बाद में ये खड़ी बोली को हिंदी के जो प्रचलित छंद थे उनमें भी ले आए। श्रांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में की। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि श्रीधर पाठक जी की रचना श्रांत पथिक किस छंद में की गई है। तो श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की गई है। इसके आगे भी ये बढ़े और यह दिखा दिया कि सवैये में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है। अब इन्होंने जो प्रचलित छंद थे, रोला छंद, सवैया छंद, जो हिंदी के प्रचलित छंद थे, उन छंदों में भी खड़ी बोली में रचना की। यहाँ सवैया छंद का एक उदाहरण दिया है जो इन्होंने खड़ी बोली में प्रयोग किया। इस भारत में वन पावन तू ही, तपस्वियों का तप आश्रय था, जगतत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था, तब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था, महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। इनका खड़ी बोली में लिखित सवैया है।
पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। ये अपनी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रचार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। ये समाज सुधार में रुचि रखते थे, उसी के आकांक्षी थे, समाज सुधार चाहने वाले थे, इसीलिए विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रचार जैसे विषयों को भी वर्णित किया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। उन्होंने विषय उठाए हैं, भले ही वे उन्हें पूरा पूरा स्वरूप देने में सफल ना हुए हों, वाग वैचित्र में सफल ना हुए हों, अभिव्यंजना का वाक वैचित्र उन्होंने पूरा न दिखा पाया हो, और जो गंभीर नूतन विचारधारा है वह भी उनकी कविता में भले ही कम हो, परंतु उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था, कुछ ऐसा कहना चाहिए कि जादू था कि जो बात उनके द्वारा प्रकट कर दी जाती थी उसमें सरसता स्वतः ही आ जाती थी। अपने समय के कवियों में जो बात उनके द्वारा प्रकट कर दी जाती थी, जिस बात को वो अपने काव्य में ढाल देते थे, तो उसमें सरसता स्वतः ही आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया है। अपने समय अर्थात पाठक जी के समय जितने भी कवि थे, उनमें से प्रकृति वर्णन पाठक जी ने ही सबसे अधिक किया है। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। पर यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल के कहने का अर्थ ये है कि पाठक जी ने प्रकृति के उन्हीं रूपों की उपासना की है जो कि मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते थे, मनुष्य को सुख और आनंद प्रदान करने वाले होते थे, या जो भव्य और सुंदर होते हैं। ऐसे भी रूप वर्णित किए हैं जो भव्य और सुंदर हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले, देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले जो दृश्य थे प्रकृति के, जो परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्य थे, उनकी मधुरता की ओर पाठक जी की दृष्टि कम जाती थी। पंडित श्रीधर पाठक का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु संवत 1985 में हुई थी। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है कि इनका जन्म पाठक जी का संवत 1916 में और मृत्यु 1985 में हुई थी। तो श्रीधर पाठक का वर्णन यही समाप्त होता है। इससे आगे फ्रेंड्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि तृतीय उत्थान में कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई। तो आपको वीडियो अच्छा लगे और हिंदी साहित्य को समझने में आपको ज़रा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और ये पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देखते रहें।